हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अपक्रिया की कोटि। क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका चैप्टर तीसरा चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। और उसमें आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, देखिए बच्चों, अपक्रिया की कोटि होती क्या है। तो सबसे पहले हम एक अपक्रिया लिखते हैं कि मान लिया, यहां पे पहले हेडिंग लगाएंगे अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए कोई भी रासायनिक अपक्रिया दी हुई है आपकी, ठीक है ना, और उसका वेग समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेग व्यंजक। और वेग व्यंजक में अवकारकों की जो घातें होती हैं, अगर उन घातों को हम जोड़ दें तो हमें जो मिलेगा वो कोटि मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? कोटि। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग व्यंजक में अवकारकों के सांद्रता पदों का घातों का योगफल क्या कहलाता है? अपक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको बच्चों कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या होती है, उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता बदलने पर, जिनकी सांद्रता बदलने पर अपक्रिया का वेग भी बदल जाता है। अपक्रिया का वेग भी बदल जाता है, क्या कहलाती है? अपक्रिया की कोटि होती है वो। ठीक है, तो या फिर हम बिल्कुल सिंपल वे में डिफाइन करो ना, है ना, क्या है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग व्यंजक में अवकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योगफल अपक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी माना कि अपक्रिया, माना कि अपक्रिया, देखिए ये है ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट, क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, और हमने आपके वेग व्यंजक एक समीकरण पढ़ाया था, वेग नियम हमने आपको पढ़ाया था। उसमें हमने इसके मोलों की संख्या n1 मानी थी और इसके मोलों की संख्या क्या मानी थी? n2। और यहां से हम अपक्रिया का वेग निकालेंगे, वेग, तो r बराबर k, और a की घात हमने कितना निकाला था बच्चों? x, और b की घात y। ठीक है ना, b की घात y। यानी कि हमने आपको बताया था वेग नियम में कि जितने मोल लिए हैं, हो सकता है ये x और y के जो मान है उनके समान आ जाए, और हो सकता है उनसे अलग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये है बच्चों सांद्रता पद, और इनकी घातें हैं ये। ठीक है ना, तो घातों का जो योगफल है वही अपक्रिया की कोटि कहलाता है। कोटि को n से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना, कोटि बराबर x प्लस वाई। क्या हो जाएगा? कोटि बराबर x प्लस वाई। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग व्यंजक में अवकारकों के सांद्रता पदों का घातों का योगफल अपक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, अपक्रिया की कोटि बच्चों एक प्रायोगिक मान होता है। क्या होता है? एक प्रायोगिक मान, जो हम किसी रासायनिक अपक्रिया को देख करके नहीं बता सकते। ठीक है ना, हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया को देख करके उसकी कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे ऐसी कोई रासायनिक अपक्रिया देगा तो उसका वेग समीकरण हमें देगा, ठीक है ना, और वेग समीकरण देगा तब हम उसकी घातों को जोड़ करके अपक्रिया की कोटि बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोटि का मान शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या भिन्नात्मक भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। अपक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। ये कोई सैद्धांतिक मान नहीं है जो हम किसी अपक्रिया को देख करके उसकी कोटि बता देंगे। कैसा मान है ये? प्रायोगिक मान है। ठीक है ना, तो प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगली बात, अपक्रिया की आणविकता हमने आपको पढ़ाई थी इससे पिछले लेक्चर में, है ना, इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था? अपक्रिया की आणविकता। तो अपक्रिया की कोटि और आणविकता, इन दोनों के मान किसी रिएक्शन में समान भी आ सकते हैं
और अलग अलग भी आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर किसी अपक्रिया की कोटि शून्य आती है तो वो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी, और यदि किसी अपक्रिया की कोटि 1 आती है तो वो प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी बच्चों। अगर किसी अपक्रिया की कोटि 2 आती है तो वो द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी, और यदि किसी अपक्रिया की कोटि 3 होती है तो वो तृतीय कोटि की अपक्रिया होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को लिखते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योगफल अपक्रिया की कोटि कहलाता है। अपक्रिया की कोटि कहलाता है। किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग व्यंजक में अवकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योगफल अपक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है NaCl प्लस AgNO3 एरो, ये बन जाएगा AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। ठीक है। अब यहां से इसका अगर वेग समीकरण निकालते हैं बच्चों तो R बराबर K और NaCl की घात 1 और AgNO3 की घात भी 1, तो इसमें जो कोटि आएगी बच्चों, कोटि n बराबर वो कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 1 बराबर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो। जैसे एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में H2O लिया गया है तो उसको कोटि के लिए नहीं गिना जाता है। यदि आपको ये चीज याद नहीं रहती है तो इसको नोट करके अपनी कॉपी पर लिख लेंगे कि यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में H2O लिया गया है तो उसको कोटि के लिए नहीं गिना जाता है। दूसरा पॉइंट एक और लिख लेंगे कि यदि कोई रासायनिक अपक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो अवकारकों के सांद्रता पदों की घात 0 हो जाती है। ठीक है बच्चों। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि C12H22O11 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है आपका, सुक्रोज है। सुक्रोज, चीनी, शर्करा, शुगर, बहुत सारे नाम है बच्चों। जब इसका जल अपघटन होता है तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है और ये फ्रक्टोज होता है। ठीक है। अब यहां से हम वेग समीकरण निकालेंगे, R बराबर K और C12H22O11 की घात 1 और H2O इसमें हो जाएगा 0 है। इसकी घात तो गिनी नहीं जाएगी, इसको कोटि के लिए गिना नहीं जाएगा। तो कोटि जो होगी, कोटि n बराबर कितनी हो जाएगी, 1। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। ऐसे ये सेकंड एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल नंबर हो गया आपका थर्ड। ठीक है। जैसे
एसिटिक एसिड है बच्चों, CH3COO। एसिटिक एसिड से एस्टर बना देते हैं एथिल एसीटेट, C2H5, ठीक है। और इसका जब जल अपघटन करते हैं H2O, H.O करके, तो बन जाएगा बच्चों CH3COOH प्लस C2H5OH, C2H5OH। अब इसका जब वेग समीकरण निकालेंगे R बराबर K, तो यहाँ CH3COO C2H5 की घात 1 और H2O की घात क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तब कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, कोटि N बराबर 1, क्योंकि H2O को तो गिना ही नहीं जाएगा। और एग्जाम्पल अगला है आपका चौथा, H2 प्लस Cl2, एरो प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है 2 टाइम्स HCl। यहां पर क्या होगा बच्चों, R बराबर K और H2 की घात कितना हो जाएगा, 0, और Cl2 की भी घात क्या हो जाएगा, 0, है ना। तब कोटि कितनी आएगी इसकी, कोटि N बराबर 0। ये शून्य कोटि की अपक्रिया हो गई, ठीक है ना। कैसी हो गई है, शून्य कोटि की अपक्रिया हो गई। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने रासायनिक समीकरण लिखे हैं और वेग समीकरण जो लिखे हैं हमने, ऐसा वेग समीकरण आपको पेपर में दिया होगा, ठीक है ना। ये वाला जो वेग समीकरण है, ये सारे वेग समीकरण है, ये आपको दे रखे होंगे। आपको तो सिर्फ ये घातें जोड़ करके लिखना है कि कोटि कितनी आएगी, ठीक है ना। और आप एनसीईआरटी के प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो भी ऐसा वेग समीकरण दिया होगा, आपको घात जोड़ करके लिखना है कि कोटि उसकी कितनी आएगी। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों कि ऐसा वेग समीकरण हम कैसे लिखेंगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगी कि घात कितने की लगेगी, ठीक है ना। तो ये वेग समीकरण आपका दिया होगा, किताब में भी दिया होगा। अगर पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो पेपर में भी वेग समीकरण ऐसा आपका दिया होगा। आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये घातें जोड़ करके और कोटि बतानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट करें, फिर इसके आगे और पढ़ाते हैं आपको। तो अब बात करेंगे बच्चों अपक्रिया की कोटि के लक्षण की। अपक्रिया की कोटि के लक्षण, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि यदि किसी अपक्रिया की कोटि 0 है तो वो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी बच्चों, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट, यदि किसी अपक्रिया की कोटि 0 है तो वह शून्य कोटि की अपक्रिया होगी, ठीक है। यदि किसी अपक्रिया की कोटि 0 है तो वह शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। नंबर 2, यदि किसी
अवक्रिया की कोटि एक है तो वह प्रथम कोटि की अवक्रिया होगी। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यदि किसी अवक्रिया की कोटि 2 है तो वह द्वितीय कोटि की अवक्रिया होगी। तो इसको भी लिख लेते हैं। यदि किसी अवक्रिया की कोटि 2 है तो वह द्वितीय कोटि की अवक्रिया होगी। यदि किसी अवक्रिया की कोटि 2 है तो वह द्वितीय कोटि की अवक्रिया होगी। इसी प्रकार बच्चों यदि किसी अवक्रिया की कोटि 3 है तो वह तृतीय कोटि की अवक्रिया होगी। ठीक है ना। अगले पॉइंट पर हम लिख सकते हैं कि कोटि एक प्रायोगिक मान है। बच्चों कैसा मान है? कोटि एक प्रायोगिक मान है, अर्थात इसे प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोटि एक प्रायोगिक मान है, अर्थात किसी रासायनिक अवक्रिया को देखकर उसकी कोटि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद कोटि का मान हमने आपको बताया था। कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। बच्चों कोटि का मान 0, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो सकता है। ठीक है। कोटि का मान 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? भिन्नात्मक हो सकता है। और एक होती है बच्चों जटिल अवक्रिया। तो जटिल अवक्रिया की जो कोटि का निर्धारण किया जाता है वो सबसे मंदतम पद से किया जाता है। जो पद उसका सबसे धीमी गति से होता है उसी से उसके वेग का निर्धारण किया जाता है और उसी से उसकी कोटि का भी निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको भी। जटिल अवक्रिया की कोटि का निर्धारण सबसे
मंदतम, मंदतम का मतलब होता है जो पद धीमी गति से होता है, ठीक है, सबसे मंदतम पद से किया जाता है, से किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि के लक्षण है, ठीक है ना। इसको आप अपनी नोटबुक पर नोट करें। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कोटि के मात्रक किस तरह से निकालते हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। आप नोट करें इसको। वैसे तो बच्चों हमने आपको यूनिट लिखा दिए हैं, ठीक है ना। जैसे वेग का मात्रक क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। और अपक्रिया की कोटि अगर ज्ञात है तो फिर वेग स्थिरांक का मात्रक हम कैसे निकालते हैं। वेग स्थिरांक के मात्रक के लिए हमने फॉर्मूला दिखाया था कि सांद्रता की घात 1 - n और सेकंड इनवर्स होता है। और सांद्रता को किसमें मापते हैं हम बच्चों, मोल प्रति लीटर में। तो मोल प्रति लीटर की घात 1 - n और सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी कोटि की अपक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम आपको निकाल के दिखाते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक। तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखो वेग का मात्रक तो बच्चों वेग क्या होता है, वेग का मात्रक ये चेंज नहीं होता है, चाहे शून्य कोटि की अपक्रिया हो चाहे प्रथम कोटि की अपक्रिया हो, ठीक है ना। तो ये तो रहेगा आपका मोल डॉट लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। प्रत्येक अपक्रिया के लिए चाहे शून्य कोटि की हो चाहे प्रथम कोटि की हो, वेग का मात्रक चेंज नहीं होता है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब तुम्हें निकालना है के का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। तो के का मात्रक, इसके लिए हमने लिखाया था बच्चों मोल प्रति लीटर की घात 1 - n और सेकंड इनवर्स। अब ये शून्य कोटि की अपक्रिया है, तो शून्य कोटि की अपक्रिया तो n का मान कितना हो जाएगा, शून्य। n का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो मोल प्रति लीटर की घात 1 - 0 है ना, और सेकंड इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, मोल प्रति लीटर की घात 1 और सेकंड इनवर्स। तो अब कितना लिख सकते हैं इसे हम, मोल और लीटर इनवर्स, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चंस बहुविकल्पी में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, कि ऐसी कौन सी अपक्रिया है जिसके वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। आप बता सकते हैं। और प्रथम कोटि के लिए निकालेंगे तब क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां निकालते हैं बच्चों, इसी प्रकार प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। n बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो r का मात्रक तो वही रहेगा, वेग का मात्रक तो वही रहेगा। r का मात्रक कितना हो जाएगा भाई, r का मात्रक तो मोल और लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब k का मात्रक निकालोगे आप,
के का मात्रक, के क्या है, वेग स्थिरांक, तो मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस एन होता है, 1 माइनस एन होता है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स। अब 1 माइनस 1 का मतलब ये बचा 0। अगर किसी संख्या की घात 0 हो जाती है बच्चों, तो उसका मान कितना होता है, 1, और 1 का गुणा इससे करेंगे तो कितना बचेगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। यानी कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग का मात्रक तो ये होता है, और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, क्योंकि प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1 हो गया, तो यहाँ मात्रक होता है 1 माइनस एन, तो n का मान लगा दिया 1, और 1 से 1 कट गया तो 0 बचा। अब 0 अगर इसकी घात होगी तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1। अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1, तो इसका मान पूरे का 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा इससे करेंगे तो सेकंड इनवर्स आएगा। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं बच्चों द्वितीय कोटि के लिए। अब द्वितीय कोटि के लिए कितना हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा ना, जब कोटि 2 है तो n बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पे r का मात्रक तो यही रहेगा, r का मात्रक कितना रहेगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब k का मात्रक हमें निकालना है, k का मात्रक तो कितना आ जाएगा, मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस एन होता है, 1 माइनस एन है ना, तो n की जगह कितना रख देंगे, 2, और सेकंड इनवर्स, तो 2 में से 1 गया तो -1 बचेगा, यानी मोल प्रति लीटर की घात -1 और सेकंड इनवर्स। और इसको हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, मोल की घात -1 और लीटर की घात -1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा लीटर की घात 1, और 1 को हम लिखते नहीं है, तो सेकंड इनवर्स। ठीक है ना भाई, -1 है तो मोल की घात -1, और लीटर की घात ही -1 होगा, इसको ऊपर लेके गए तो +1 हो जाएगा, और 1 को हम लिखते नहीं अगर +1 हो तो। ठीक है ना, और सेकंड इनवर्स। ये आपका द्वितीय कोटि के लिए। इसी प्रकार तृतीय कोटि के लिए भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चंस कराते हैं अपक्रिया की कोटि पर बच्चों। ठीक है, और उसके बाद क्लास को फाइनल समाप्त करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसी प्रकार से आप जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसी प्रकार से आप सारे कोटि वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, चाहे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पल्स हो, चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चंस हम फाइनली लास्ट में सब आपको कराने वाले हैं। पहले थ्योरी को खत्म करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर कि उन अपक्रियाओं की कोटि की गणना कीजिए, कोटि की गणना कीजिए जिनके वेग व्यंजक हैं। नंबर का r बराबर के और a के शांता पद की घात 1/2 और b के शांता पद की घात 3/2, और खा है बच्चों r बराबर के a के शांता पद की घात 3/2 और b के शांता पद की घात -1। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व में पहले का ले लेते हैं,
देखो आर बराबर कितना दिया है के, और ए की घात 1/2 और बी के शांता पद की घात 3/2। हमें क्या निकालना है बच्चों? कोटि। क्या निकालना है? कोटि। तो कोटि क्या होती है? शांता पदों के घातों का योगफल। तो यहाँ पे हम कोटि n बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 और प्लस 3/2। ठीक है। और जब इनको हम जोड़ेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4/2 और 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा? 2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। तो हमने आपको कहा था कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोटि वाला तो ऐसा वेग समीकरण देगा बच्चों। ठीक है। और वेग समीकरण दिया होगा, बस उनकी घातों को जोड़ के लिखना है आपको तो, और कोटि आपकी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। तो ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी कहाँ में? और अब इसका खा। ठीक है। खा में क्या दे रखा है? आर बराबर के और ए की घात 3/2 और बी की घात -1। तो यहाँ पे आप कोटि बराबर निकालेंगे, कोटि n बराबर तो 3/2 और देखो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन ये किसकी है? माइनस की है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? -1। ठीक है। इसके लिए बटा 1 मान के एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो 2 एकन 2, ये आ जाएगा 3 -2 एकन 2। तो कितना आएगा? 3 में से 2 जाएंगे तो 1/2। ठीक है। यहाँ कोटि कितनी आ जाएगी? 1/2 और वो कोटि कितनी आ गई आपकी? 2। तो इसी प्रकार से अपक्रिया की कोटि अगर पूछता है आपसे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चनों पे हम आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, सारे टोटल क्वेश्चन कराएंगे बच्चों एनसीईआरटी के। आज की क्लास को फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।